स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। ठीक है, क्लास 7 की एनसीईआरटी है इंडियन पॉलिटिक यानी जो सोशल साइंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सामाजिक विज्ञान है उस सामाजिक विज्ञान या राजनीतिक जीवन या इसमें हम पॉलिटी की भी बात करते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 6 की जो मित्रों एनसीईआरटी है इसी की यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी है राजनीतिक जीवन पॉलिटी की। ठीक है, तो वो मैंने आपको बहुत पहले कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है ज़रूर से आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है चैनल पर क्लास 6 एनसीईआरटी के नाम से। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तो उसमें आपको जो है टोटल बुक आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा मित्रों क्लास जो हमारी 11th की हम बात करते हैं तो क्लास 11th की पॉलिटी की एनसीईआरटी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, ज़रूर से आप देख लीजिएगा। और आज जो हम चर्चा करने हैं उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी है। ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसके बाद 8th की हम जब चर्चा करेंगे 8th क्लास में जब हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो उसमें मित्रों ये भाग 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसमें हम भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कितने इसमें लेसन हैं। ठीक है, और कितने इसमें इकाई को कितनी इकाइयों में हम इसको बांट यानी हमने कितनी इकाइयों में इस बुक को बांट रखा है। ठीक है, तो उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखो पहला जो हमारा अध्याय होगा, ठीक है, लेसन जो होगा वो समानता के बारे में होगा। और इकाई जो मित्रों है पहली इकाई कौन सी है, भारतीय लोकतंत्र में समानता यानी इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसमें हम इक्वलिटी की बात करेंगे। ठीक है, और मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट यानी एफआर जब मैंने आपको इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक में से करवाया था तब भी मैंने समानता की बात की थी और इस लेसन में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लास 6 की जब एनसीईआरटी की हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत बार उसमें भी संदर्भ आया था इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, और मित्रों इंडियन पॉलिटी की क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। ठीक है, डिटेल से वहाँ मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ, जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इकाई 2 की हम चर्चा करें मित्रों तो इकाई 2 में हम राज्य सरकार की बात करेंगे यानी जो सरकार होती है। अब यहाँ राज्य सरकार का संबंध मित्रों स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, यानी यहाँ राज्य का मैंने आपको पहले भी बताया था पॉलिटिकल क्लासेज में भी कि जब भी हम राज्य की बात करते हैं यानी जहाँ भी राज्य का संदर्भ आता है पॉलिटी में तो उस राज्य के संदर्भ में हम जो एक सरकार की बात करते हैं। कौन सी सरकार, केंद्र सरकार की हम उसमें बात करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया था। ठीक है, तो उसमें हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है, क्या उसमें रोल होती है। ठीक है, कौन कौन सी सरकार योजनाएं लेकर के आती है। इसके अलावा समाज के जितने भी वर्ग होते हैं चाहे हम शोषित दलित वर्ग की बात करें या SC ST की बात करें तो उनके लिए कौन कौन सी सरकार जो है स्कीम्स लेकर के आती है, तो उन सभी के बारे में हम जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मित्रों आगे हम चर्चा करेंगे राज्य शासन जो है कैसे काम करता है, उसकी हम अध्याय 3 में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो इकाई 3 जो होगी हमारी वो लिंग बोध जेंडर यानी जो हम जेंडर की बात करते हैं, एक लड़का और एक लड़की की जो बात करते हैं तो उसकी हम उसमें चर्चा करेंगे। लड़के अध्याय जो हमारा होगा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी जब हम बड़े होते हैं एक लड़के के रूप में अगर कोई बड़ा होता है, ठीक है, और एक लड़की के रूप में अगर कोई बड़ा होता है तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लड़के और लड़की दोनों के रूप में बड़े होने में क्या डिफरेंस होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा औरतों ने बदली दुनिया यानी महिलाओं ने कैसे एक बीड़ा उठाया और उसको जाकर के फिर समाज में और एक सोसाइटी में कैसे बदलाव लाया, तो उसकी हम जो है उस लेसन में चर्चा करेंगे। इकाई 4 जो मित्रों हमारी होगी, इकाई 4 में हम चर्चा करेंगे संचार माध्यम की। ठीक है, कम्युनिकेशन जो हमारा मीडियम है, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इकाई 5 जो होगी हम मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें हम पहला जो लेसन लेंगे वो हमारा अध्याय 7 होगा और होगा हमारे आसपास के बाज़ार यानी आसपास का हमारा जो मार्केट होता है चाहे हमारा लोकल मार्केट हो जाए या इंटरनेशनल मार्केट हो जाए। ठीक है, तो कोई सा भी जो हमारा आसपास में जो बाजार होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो होगा बाजार में कमी एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है,
और मित्रों अंतिम जो हमारा लेसन होगा भारतीय लोकतंत्र में समानता। अनुबंध इसके साथ अध्याय 9 है समानता के लिए संघर्ष, यानी इक्वलिटी के लिए लोग जो है कितना संघर्ष करते हैं, तो स्ट्रगल की हम जो है इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम जो है चर्चा कर रहे हैं हमारा पहला लेसन, और वो पहला लेसन है कौन सा, भारतीय लोकतंत्र में। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता, और उसमें जो समानता इक्वलिटी के बारे में हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इकाई 1 हमने स्टार्ट कर दी है, और इकाई 1 में हमारा जो पहला लेसन है वो है भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसमें हम इक्वलिटी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो शिक्षकों के लिए कुछ बातें बता रहा है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम जो है आगे चलते हैं और अध्याय की हम शुरुआत अब कर रहे हैं। देखो अध्याय 1 है, और अध्याय 1 हमने बता दिया कि भारतीय लोकतंत्र में समानता, और उसमें हम समानता की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग हमारा ये लेसन होने वाला है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ये जो हमारा यहाँ पे देखिए छोटेलाल किसान है, मंजीत कौर शिक्षिका है, और ये तेजा सिंह जो है व्यापारी है। क्लियर है, तेजा सिंह व्यापारी है, और हमारा जो गिरीश राव है, ये गिरीश राव जी हैं छात्र हैं, कांता देवी घरेलू कामगार है, और सुजाता कुमारी घरेलू कामगार है। ठीक है, तो यहाँ पे समानता की हम चर्चा करेंगे। और मित्रों ये चुनाव का दिन है, और चुनाव के दिन के समय क्या हो रहा है कि ये सभी चुनाव यानी वोटिंग करने के लिए ये सभी लोग जो है बारी बारी से लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात हमारे को सुनने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। देखो ये क्या कर रहा है, ये जो महिला है, ठीक है, ये महिला क्या कह रही है मित्रों, ये कह रही है कितनी अच्छी बात है ना कि सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। यानी ये जो महिला है, ये महिला इसको कह रही है कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ जैन साहब भी खड़े हैं, और सभी लोग जो है एक ही लाइन में हम खड़े हैं, यानी हमारे साथ समान बर्ताव यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये महिला कहती है बिल्कुल हाँ। ठीक है, यानी ये महिला कह रही है हाँ बिल्कुल। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे जब ये कांता की बारी आई तो कह रहा है कि चल कांता अब तेरी बारी आ गई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया था। ठीक है मित्रों, तो जब क्लास 6 की एनसीईआरटी मित्रों हमने चर्चा की थी तो उसमें भी मैंने बहुत सी डिटेल आपको बताई थी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे वहाँ चैप्टर हुए थे, तो उसी के माध्यम से यहाँ पे भी हम इसी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक जो कॉमिक्स है उसके माध्यम से हमारे को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो चुनाव की बात हुई, और अब हम समानता की यहाँ से जो है मित्रों डिस्कस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। मित्रों क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल, मैंने मित्रों आपको इंडियन पॉलिटी में बताया था कि हम भारत के लोग जब भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं तो, और जब हम लोकतंत्र को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो हम जनता ने लोकतंत्र को शक्ति दी कि यानी जनता का जनता के लिए जो जनता का शासन होता है। ठीक है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है मित्रों, तो उसकी जो हम बात करते हैं तो हमारा देश लोकतंत्र यानी हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। हमने जो है सरकार को जो शक्ति दी, ठीक है, तो जनता ने सरकार को शक्ति दी है। क्लियर, और यही बात ये कह रहा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। और जब हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी हमने जो है मित्रों बहुत सी बारे में यानी बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखा। तो कह रहा है कि हमने जो है लोगों की भागीदारी हो या संघर्षों की शांतिपूर्ण समाधान हो या समानता हो या न्याय, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। और कह रहा है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, और यानी ये संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान है, समानता है, न्याय है, ठीक है, बंधुता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो, इन सभी के बारे में बात कर रहा है कि ये सभी जो मित्रों ये जो तत्व हैं लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है इस अध्याय में आप समानता के बारे में अधिक जानेंगे, ये क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, और समाज में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से आरंभ करते हैं। ठीक है, यानी मित्रों समानता के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और कहानी के माध्यम से यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो पहले ही हमने कहानी के माध्यम से यहाँ पे चर्चा कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वोटिंग की बात की थी कि महिलाएं और पुरुष
वोटिंग के लिए खड़े हैं। और कांता की जब बारी आ रही है तो कांता कह रही है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पाइपलाइन लगाने का वादा किया है। ठीक है, आगे मित्रों कुछ देर बाद अगर हम चर्चा करें, कुछ देर बाद देखो क्या कह रहा है, बाद में आना कांता जी नमस्ते साहब। ठीक है, कुछ देर बाद यानी ये जो नेता गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो ये कह रहा है कि कांता जी बाद में आना आप। और कांता कह रही कि जी नमस्ते। और गुड़िया यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है गुड़िया बुखार में पड़ी है और अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर काम पर जाऊँ और उनके कुछ पैसे उधार ले आऊँ, यानी उनसे कुछ पैसे मैं उधार ले आऊँ। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देखो क्या कहता है, आगे हम अगर चर्चा करें तो यहाँ पे देखो ये बात कर रहा है कि घर पर आ गई वो कांता और कह रही है ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपने अस्पताल चलेंगे। ठीक है, यानी मित्रों उसकी बेटी बीमार है और वो अस्पताल जाने के लिए उसको कह रही है। नेक्स्ट क्या कहता है मित्रों, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो सब कभी साफ सफाई होती ही नहीं है, यानी उस बस्ती में साफ सफाई नहीं होती है, तो इस कारण से वो कांता कह रही है कि मेरी बेटी बीमार पड़ेगी नहीं तो और क्या होगा, साफ सफाई तो रहती नहीं है, गंदगी फैली रहती है और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र है उसमें पनपती रहती है। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे साफ सफाई की बात कर रही है और जब वो कांता घर में काम करने आई, ठीक है, तो क्या देखो मालकिन कह रही है कोनों को अच्छे से साफ करना। ठीक है, और आगे बात करें तो आगे ये देखो क्या कहता है, कांता ये ले तेरे पैसे। ठीक है, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना समझी। जी मैडम नहीं बनाऊंगी, यानी उसकी बेटी बीमार है और वो कह रही थी ना कि मैं साहब के घर काम करने आती हूँ तो साहब के घर काम करके मैं कुछ पैसे उधार ले आऊँगी। ठीक है, आगे मित्रों हम बात करें तो आगे देखो क्या कहता है, उसी शाम को बस जरा सी देर और बैठी, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। यानी मित्रों क्या बात कर रही है महिला, ये महिला कह रही है कि जो हम वोटिंग जब हम डाल रहे थे तो हमारे साथ जैन मैडम और जैन साहब भी खड़े थे और ये कह रही है कि चाहे वो बेशक हमारे साथ लाइन में खड़े हों, ठीक है, चाहे बेशक वो लाइन में खड़े हों, लेकिन जब अस्पताल में उनको किसी का इलाज कराना हो तो वे लाइन में खड़े नहीं रहते, यानी उनकी इतनी पहुंच है कि वो उनको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता। ठीक है, आप देखो क्या कहता है, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण भी बताइए। ठीक है, तो ये तो मित्रों हमने चर्चा की। अब देखो मताधिकार के माध्यम से हम जो है मित्रों यहाँ पे लेसन की शुरुआत करते हैं और देखो लेसन क्या कहता है, मताधिकार की समानता के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनके धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। क्या मित्रों यहाँ पे सीधी सी हम अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे जो है इक्वलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे देश में हमने सभी को वोटिंग का राइट दिया है। ठीक है, जब मैंने आपको इंडियन पॉलिटी की क्लासेज ली, ठीक है, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट की हम चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने आपको मित्रों बताया था, और जो हमें संविधान की मूल विशेषताओं की जब बात करते हैं तो उसमें भी मैंने आपको इसकी बात की चर्चा की थी, किसकी, ये जो हमारा मताधिकार का जो हमारा सिद्धांत है, ठीक है, यानी मत का जो हमने सभी को अधिकार दिया था, तो उस मताधिकार के बारे में मैंने आपसे उस समय चर्चा भी की थी। यानी मित्रों एक संविधान संशोधन अधिनियम की मैंने आपसे उसमें चर्चा की थी कि जो हमारा 61वां, ठीक है, 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो 1988 है उसके माध्यम से 1989 में, ठीक है, हमने जो मताधिकार की आयु है, ठीक है, मताधिकार की जो आयु है मित्रों 21 से घटा करके हमने जो है 21 से आयु घटा करके हमने 18 वर्ष की थी। यानी 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उसको जो है मित्रों वोटिंग का राइट मिला हुआ है। ठीक है, यानी वो वोटिंग डाल सकता है। तो मताधिकार की यहाँ समानता की बात कर रहे हैं
और कहती है कि चाहे समाज का यानी हमारे देश में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या किसी भी जाति का हो, धर्म संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन सभी को हमने जो एक समान अधिकार वोटिंग का हमने दिया है। आगे मित्रों क्या कहती है, आगे ये कह रही है कि इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार मैंने इंडियन पॉलिटी की क्लासेज में भी आपसे डिस्कस किया था। यानी सार्वभौमिक मतलब 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, संप्रदाय का हो, तो हमने उसको जो है वोटिंग का राइट दिया है। आगे कहता है समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। यानी इस बात की मैंने आपसे चर्चा कर ली। आगे कहता है कांता वोट डालने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। यानी कांता ये कह रही है कि इस बात को लेकर कांता खुश है कि सभी के पास, यानी चाहे गरीब हो या अमीर, सभी की वोट की जो कीमत है मित्रों वो एक ही है। ठीक है, यानी सभी की वोट की कीमत समान है। आगे देखो क्या कहता है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। यानी अभी तो इसने बात कर ली समानता की कि सभी को वोटिंग का समान अधिकार है, यानी कुछ जगह तो उसको ऐसा समझ में आता है कि सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं, और आगे जाकर के धीरे धीरे उसको ये समझ में भी आने लगता है, यानी इस बात का भी उसके मन में डाउट पैदा होता है कि समाज में जो है मित्रों समानता नहीं है। यानी समानता का जो स्तर है समाज में अभी भी कम है। कांता के मन में भी विचार आ रहा है, और ये देखो कैसे आ रहा है ये विचार, तो देखो क्या कहती है, वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा करती। आओ उसकी जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। यानी मित्रों क्या बात कर रहा है, कांता जो है एक झोपड़पट्टी में रहती है और आसपास उसके एरिया की सफाई नहीं रहती, तो उसकी बेटी जो है बीमार पड़ गई, पहले हमने चर्चा कर ली, और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो मालिक के पास काम करने जाएगी और तब उसको जो है पैसे मिलेंगे, तो उसको जो है उसका वो इलाज करवा पाएगी। ठीक है, तो क्या कहता है, घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी है लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। क्या मित्रों, सुबह उसने वोटिंग किया, और वोटिंग की जो लाइन थी मित्रों, उस लाइन में मित्रों सभी लोग थे, तो सभी जो लोग थे वो समान थे, यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, तो वो सभी जो लोग थे उस लाइन में एक समान रूप से खड़े थे। लेकिन मित्रों जब शाम को वो अस्पताल उसको दिखाने आई बच्ची को, तो वो जो लाइन खड़ी थी उस लाइन में उसने क्या देखा कि उस लाइन में जो अधिकतर लोग जो थे वो गरीब थे, यानी उस लाइन में जो लोग खड़े थे वो गरीब लोग थे। अब आगे देखो क्या बात कर रही है, आगे कहता है कि आपके विचार से समानता के बारे में, यानी ये तो हमने अभी चर्चा कर ली, नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं अन्य प्रकार की असमानताएं। ठीक है, असमानताओं की यहाँ पे क्या बात कर रहा है, देखो असमानताओं के बारे में हमें बात बता रहा है, अन्य प्रकार की असमानताएं कौन कौन सी है। क्या कर रहा है, कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य की स्थितियाँ असमानता से बहुत दूर हैं। ये कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सभी को मताधिकार प्राप्त है और कांता उसी लोकतंत्र में रहती है, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा है कि जो समानता की जो स्थिति होती है, ठीक है, समानता का जो स्तर होता है उससे वह काफ़ी दूर है। क्यों है, देखो क्या कहता है, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। यानी हमें यहाँ पे कुछ असमानताओं की यहाँ पे बात की जा रही है और दो कहानियों के माध्यम से हमको यहाँ पे समझाया भी जा रहा है। ठीक है, तो दो कहानियों के माध्यम से हमारे को यहाँ पे क्या समझाएगा, देखो उसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। और आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत में, ठीक है, यानी मित्रों भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था।
यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप शहर के क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल सही बात है मित्रों। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो जातिगत असमानता का उनको सामना जरूर करना पड़ता है मित्रों। ठीक है, जातिगत जो असमानता होती है समाज में अभी भी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक असमानता की बात जो कर रहा है कि प्रारंभिक जीवन में ही, ठीक है, यानी एक प्रारंभिक जीवन में ही सामाजिक असमानता का उसको सामना यहाँ पे करना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में। और ये कह रहा है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो शहरी क्षेत्र में आपको ये पता नहीं लगता कि कौन सा लोग जो है किस जाति का है। ठीक है, कौन सा लोग जो है मित्रों किस जाति का है, किस जाति का वो कौन सा लोग है, किस जाति का या धर्म का व्यक्ति है। ठीक है, तो और इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में जो मित्रों जातिगत असमानता यानी जातिगत यानी कोई जात पात को अब शहरी क्षेत्र में नहीं मानने लगते, यानी कम इसको मानते हैं और किसी को पता भी नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति किसी जात का है। ठीक है, आगे मित्रों देखो क्या कह रहा है। आगे कहता है कि परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यानी अभी तो हमने चर्चा की कि शहरी क्षेत्र में जात पात में विश्वास लोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मित्रों ऊपर की ओर हम चर्चा भी करेंगे कि यहाँ पे कुछ कॉलम दिए गए, यानी जो विज्ञापन जब अखबारों में आते हैं तो शादी के वैवाहिक विज्ञापन है, उसके माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि इन विज्ञापनों से हमें यह पता लगता है कि अभी भी समाज में जो है मित्रों, यानी समाज में और जो शहरी क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में जो जातिगत असमानता है वो किसी रूप में हमें, यानी कौन से रूप में हमारे को देखने को मिलती है, तो इसमें हम चर्चा करें। देखो क्या कहता है, कुर्मी क्षत्रिय 26 5 से 4 की बीएससी माइक्रोबाया एमएससी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज हेतु सजातीय वर चाहिए। यानी ये कहना चल रहा है कि ये जो यानी कुर्मी क्षेत्र की महिला है और उसकी आयु 26 साल है। ठीक है, 5 फुट 4 इंच है, बीएससी माइक्रोबायो एमएससी कर रखा उन्हें और असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसके लिए हमें जो है कि शादी के लिए वर चाहिए। इसी प्रकार से मित्रों यहाँ पे भी जो है डिप्लोमा कोर्स करने हैं तो वर चाहिए, और यहाँ पे तोमर राजपूतों के लिए दे रखा है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की है जो पे लड़की है और उसके लिए जो है वर चाहिए। तो ये विज्ञापन है, और यहाँ पे जो है मित्रों सीधा सा बताया जा रहा है, यहाँ अग्रवाल समाज के लिए बताया जा रहा है, यहाँ तोमर राजपूतों के लिए बताया जा रहा है, यानी और ये शहरी क्षेत्र के विज्ञापन है। और आपने देखा भी होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोग, यानी ज़्यादातर क्या 99% लोग कौन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अखबार में विज्ञापन देते हैं, शादी के लिए कोई नहीं देता। ठीक है, शहरी क्षेत्र के ज़्यादातर लोग होते हैं जो अपनी शादी के लिए विज्ञापन देते हैं। तो यहाँ पे इसके माध्यम से हमें यह समझाया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र जो है, बेशक शहरी क्षेत्र में जो है वे हमें अभी चर्चा की थी कि जात पात में लोग जो है विश्वास नहीं करते, लेकिन शहरी के जो क्षेत्र के लोग हैं वैवाहिक विज्ञापन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जात पात को शहरी क्षेत्र के लोग अभी भी मानते हैं। आगे हम चर्चा करें तो देखो क्या कह रहा है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, दलित शब्द के बारे में हमें समझाया जा रहा है कि दलितों के बारे में हमने जो है पिछली कक्षा क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी हमने इस बात की चर्चा की थी। ठीक है, और आगे कहता है कि दलित शब्द की बात करें तो मित्रों जो हमारे जो ज्योतिबा फुले थे, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने दलित शब्द का सबसे पहले उपयोग किया, और दलित शब्द का मतलब होता है जो समाज का शोषित वर्ग है। ठीक है, जो दलित का मतलब सीधा सा मित्रों ये होता है, दलित का मतलब होता है दमित, यानी जो प्रेशराइज है, यानी समाज में जिनको एक मुख्य धारा में शामिल हमने नहीं कर रखा, अभी भी वो कुचला हुआ टूटा फूटा और समाज में इस प्रकार से जो है विराजमान है। इस शब्द को इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ठीक है, इसी बात की तो मैंने आपसे चर्चा की कि समाज में वो शोषित है। ठीक है, वो वर्ग समाज में शोषित है, दलित है, ठीक है, दमित है, कुत्सित वर्ग है। ठीक है, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं है। आगे हम चर्चा करें और नेक्स्ट क्या कहता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि सन 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध लेखक, दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में भी लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। यानी प्रसिद्ध एक दलित लेखक हैं, और अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, उस ऑटोबायोग्राफी में वो लिख रहे हैं कि स्कूल में जब वो जाते थे तो समाज में बहुत से
संप्रदाय यानी समाज में बहुत सी जाति के लोग वहाँ आते थे, और अलग से वो यानी दलित वर्ग के थे, तो उनको जो है जब वो बैठते थे अलग से बैठना उसको पड़ता था। ज़मीन पर वो बैठते थे, अपने बैठने की जगह एक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंध पड़ते थे। धुंध यानी जो अक्षर होते थे वो उनको दिखाई नहीं पड़ते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी हो जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। यानी मित्रों वही यहाँ पे सीधी सीधी मित्रों समानता की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और समानता को समझाने के लिए हमें किसका उदाहरण हमें यहाँ दिया जा रहा है, दलित वर्ग का, ठीक है। कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक प्रसिद्ध, बाद में जाकर के तो प्रसिद्ध लेखक बन गए, और जब वो स्कूल में थे तो दलित वर्ग से थे, तो इस कारण से उनको जो है बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। दलित वर्ग के कारण उनको स्कूल में जो है बहुत बड़ा मैदान था, उसमें जो है झाड़ू लगाना पड़ा, और उसके कारण उनकी कमर दर्द हो गई। और आगे देखो क्या कहता है, धूल से चेहरा सट गया, मुँह के भीतर धूल घुस गई, मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी, पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। यानी मित्रों दलित वर्ग का है, ठीक है। तो दलित वर्ग के ओम प्रकाश वाल्मीकि होने के कारण जो है मित्रों उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और ये मित्रों उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जूठन। उसका शीर्षक क्या है, जूठन इसका शीर्षक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, और इसके बारे में हमें यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो दलित वर्ग के होने के कारण उनको जो है स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ रहा है। और स्कूल में झाड़ू लगाते वक्त मित्रों जो टीचर हैं निगाहें उनकी उस ओम प्रकाश जी हैं उनके ऊपर टिकी हुई है झाड़ू लगाते वक्त। ओम प्रकाश जी अगले दिन 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा। क्या कहा मित्रों? उन्होंने कहा कि मास्टरों इसलिए जा रहा हूँ, पर याद इतना रखिए मास्टर, यो यही पड़ेगा इसी मदरसे में, और यो हो नहीं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। यानी जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो ये क्रम मित्रों यानी 2-3 दिन तक उन्होंने झाड़ू लगाया, और ये क्रम तभी रुका कब, जब उसको उसके पिता ने देख लिया, ठीक है। और मास्टर जी को उसने लताड़ा और कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है मेरा ये यहीं पे पढ़ेगा, और आने वाली जो पीढ़ी होगी दलित वर्ग की हो या किसी भी वर्ग की, वो भी इसी स्कूल में पढ़ेगी, ठीक है। ये तो हमने पहली कहानी की चर्चा कर ली, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को प्रस्तुत किया। मित्रों सच्ची कहानी है, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। दूसरी कहानी के बारे में हम चर्चा करें। एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। कौन सी बात है मित्रों? देखो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है। यानी श्री और श्रीमती अंसारी हैं और वो एक मकान लेना चाहते हैं किराए पर। डीलर के पास वो जा रहे हैं और डीलर ने उनको बहुत सारे मकान बताया है, ठीक है, जो किराए पर मिल सकते हैं। वे मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय भी कर लिया, ठीक है। अब मकान लेने का निर्णय कर लिया और निर्णय करने के बाद क्या करा, फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। यानी मकान मालिक ने उन अंसारी जी को ये मना कर रहे हैं मकान देने के लिए कि भैया हम जो है मांसाहारी जो लोग हैं उनको ये मकान नहीं देते किराए पर। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन्हें दूसरों और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया था। यानी मित्रों यहाँ पे बात कुछ और निकल के आएगी। कौन सी? उसकी हम चर्चा भी करेंगे। यानी यहाँ पे बात जो आ रही है मांसाहारी की बात नहीं है, यहाँ पे मित्रों अलग ही बात आएगी, ठीक है, यहाँ पे अलग ही बात आएगी। और वो क्या बात निकल कर के आएगी उसकी हम देखो चर्चा कर रहे हैं। और देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है
कि उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकान में जो पसंद आए थे यही बहाना दोहराया था। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। यानी मित्रों, जो मैंने आपको बताया था ना कि कि यहाँ पे जो भोजन का जो उन्होंने कारण दिया कि शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है, तो बात ये नहीं थी, यानी कारण उनका ये नहीं था उनको मकान देने का। कारण उनका ये था कि मित्रों वो अंसारी, यानी वो अंसारी थे, मतलब वो एक मुसलमान समुदाय से संबंधित थे। और उस जो कॉलोनी है, ठीक है, उस कॉलोनी में मित्रों, उस कॉलोनी में वो जो है उन अंसारी जी को मकान नहीं देना चाहते थे। ठीक है, आगे हम देखो अब यहाँ पे चर्चा करें, आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते, आपको रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती, तो क्योंकि कुछ पड़ोसी आपसे धर्म के कारण अपने पास नहीं रखना चाहते, तो आप क्या करते हैं। यानी मित्रों वही बात धर्म की निकल कर आ रही है यहाँ पे कि धर्म के कारण जो उनको, वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, इस कारण से उनको मकान किराए के लिए नहीं दिया गया। नेक्स्ट हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, मानव गरिमा के मूल्य की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, मानव गरिमा का क्या मूल्य है। ठीक है, क्या करा है, अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस एक इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। ठीक है, यानी जूठन के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनके साथ व्यवहार किया क्यों कि वो दलित वर्ग से संबंधित थे। अंसारी जी के साथ व्यवहार किया गया गलत कि वे मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और इसी कारण से असमानता का हमें यहाँ पे मतलब समझाया जा रहा है। और आगे देखो क्या कहता है, आगे कह रहे हैं जब लोगों के पास असमानता का व्यवहार लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगवा गई और उनको ये बताया गया कि आप जो है एक समाज में सभी के बराबर बैठने के लायक नहीं है। ठीक है, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बना हुआ है। अभी भी बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ अधिक नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने पर इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनके नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने उस ठुकरा दिया, यानी उन्होंने उस सुझाव को भी ठुकरा दिया। ठीक है, तो असमानता की मित्रों यहाँ पे सीधी सी बात की जा रही है। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिली है। यानी मित्रों ये कहने चाह रहे हैं कि चाहे समाज में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, संप्रदाय का हो या जाति का हो या लिंग का हो या ट्रांसजेंडर क्यों न हो, सभी के साथ हमें जो है एक समान व्यवहार करना चाहिए। सीधी सी बात मित्रों यहाँ पे यही कही जा रही है। ठीक है, और आगे हम चर्चा करें 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। मित्रों बिल्कुल सही बात है, गरिमा की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी जो डिग्निटी सम्मान की जो बात निकल करके आती है तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। क्या कह रहा है कि 1975 में दीवार फिल्म बनी और उसमें जो है जब व्यक्ति ने जूता पॉलिश करवा लिया और पैसे को जब उसने फेंक के दिया तो लड़के ने मना कर दिया कि मैंने आपके जूता को पॉलिश किया तो मेरे जूते को पॉलिश करने के एवज में जो मेरे को पारिश्रमिक मिलना चाहिए तो उसकी भी गरिमा है। ठीक है, सम्मान के साथ आप मेरे को जो है मेरा मजदूरी दीजिए, मेरे को पैसा दीजिए। ठीक है, ये हमने चर्चा की। अब देखो मित्रों आगे हम चर्चा करें, आगे देखो क्या कह रहा है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। शुरुआत में मित्रों मैंने आपसे चर्चा कर दी थी कि जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है उसके माध्यम से मैंने समझाया था कि हमने जो है यानी जनता ने अपनी शक्ति किसको दे दी, अपने प्रतिनिधियों को दे दी। और प्रतिनिधि जो क्या करते हैं, जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है,
कम से कम भारतीय संविधान में जब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है, जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार के से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब उनके कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। यानी मित्रों, संविधान के माध्यम से हमें यह समझाया जा रहा है क्या कि हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक के हमने जो समानता के अधिकार दिए हैं। ठीक है मित्रों, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं फिर उनको कह रहा हूँ, मूल अधिकार के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, मेरे चैनल पर मूल अधिकार के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसमें टोटल सभी यानी सारे मूल अधिकार मैंने आपको करवा दिए हैं और 14 से 18 का समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 14 की मित्रों यहाँ संक्षेप में आपसे चर्चा भी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर डिस्कशन करूँ तो आर्टिकल 14 में देखो, धर्म, वंश, मूल वंश या जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर आप जो है किसी भी के साथ व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है उसके साथ आप किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 में बात करते हैं कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसको भेदभाव वहाँ पे उसके साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसके, यानी अगर वो किसी सार्वजनिक स्थल पर यानी मंदिर में जा रहा है या किसी सार्वजनिक स्थल पर पानी भरने जा रहा है तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 में मित्रों नौकरियों में आरक्षण की बात की जाती है, यानी नौकरियों में आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 में मित्रों हमने छुआछूत का अंत किया था। ठीक है, यानी जो हमारा अस्पृश्यता की हम बात करते हैं तो उसका हमने अंत कर दिया। और आर्टिकल 18 में हम चर्चा करें तो उपाधियों की भी हम उसमें अंत की बात करते हैं। यानी आज के समय में आप अगर देखें तो कोई भी यानी पहले जो महाराजा या राय बहादुर या जो उपाधियाँ जो दी जाती थी, तो ये सभी उपाधियाँ जो है आज के समय में नहीं दी जाती, इनका हमने जो है सभी का अंत कर दिया है। और पद्म भूषण और पद्मश्री जो है ये पुरस्कार है मित्रों, ये उपाधियाँ नहीं है, इसकी भी मैंने आपसे चर्चा यहाँ पे कर दी है। ठीक है, क्या करा है कम से कम भारतीय संविधान में, ये तो हमने चर्चा कर ली। ठीक है, आगे हम देखो क्या करा है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। ठीक है, इसकी मैंने आपसे चर्चा कर ली। आगे देखो, इसका तात्पर्य हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू नौकरी, काम की नौकरी करने वाली एक महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ना है। सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है, सही है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान या स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसकी मैंने आपसे अभी भी चर्चा की। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, जिसके खेल के मैदान हो, होटल हो या दुकानें हो या बाजार हो। ठीक है, इसकी मैंने आपसे चर्चा की। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों पर जा सकते हैं। ठीक है, और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है। ठीक है, तो यानी मित्रों जो मैंने आपसे अभी चर्चा की ना, ये समानता के अधिकार की आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 की यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल भी गया। ठीक है, और मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे समझा भी दिया। और अगर से आपको और भी डिटेल से एक शब्द के बारे में एक डिटेल से आपको डिस्कशन करना है तो जरूर से आप जो है मूल अधिकार की मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, यानी कंप्लीट पॉलिटी, भारत की जो राज व्यवस्था है, ठीक है, टोटल इंडिया की जो पॉलिटी है, भारत की राज व्यवस्था, मैं उसको कंप्लीट करवा रहा हूँ चैनल पर मेरे, वो चल रही है। ठीक है, जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और मूल अधिकार का आप जरूर उस चैप्टर को सुन लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करें। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों और सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यानी मित्रों यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि शासन ने क्या किया है, संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए उन अधिकारों को कैसे लागू किया। एक तो कानूनों के माध्यम से लागू किया, और हमने दूसरा जो है कुछ विशेष वर्ग के जो समुदाय हैं, उन्हें विशेष वर्ग के समुदाय को हमने जो है कुछ विशेष योजनाएं हम लेकर के आए, उसके माध्यम से हमने उसको कुछ विशेष सुविधाएं दी। तो उनके माध्यम से मित्रों हमने जो है सभी लोगों का यहाँ पे ध्यान रखा है। और यहाँ पे देखो भुखमरी समाप्त करने का बात की जा रही है, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG की जो हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है। ठीक है, तो वो जो भुखमरी की जो बात करते हैं तो उस भुखमरी की समाप्ति की यहाँ पे SDG की बात की जा रही है। आगे हम चर्चा करें क्या कहता है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। यानी मित्रों सरकार ने क्या किया, जिन लोगों के साथ वर्षों से, चाहे SC/ST समुदाय हो या दलित वर्ग हो या शोषित वर्ग हो, जिनके साथ या दिव्यांगजन हो या ट्रांसजेंडर हो, जिनके साथ भी अगर समाज में असमानता हुई है या भेदभाव हुआ है, तो सरकार ने उनके लिए क्या किया कि अलग से कानून सरकार लेकर के आई है, और उसके माध्यम से सरकार ने जो उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है, और सभी को एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो हम बात करते हैं, ठीक है,
तो लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को यहाँ पे सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और आगे देखो ये कह रहा है कि उनका जीवन सुधारने के लिए इनकी योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अवसर प्राप्त हो। ठीक है, आगे कह रहा है इस दिशा में सरकार द्वारा उठाई यह कदम कौन सा, मिड डे मील जो हम बात करते हैं, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना जो केंद्र सरकार की योजना है। तो मिड डे मील योजना की यहाँ पे बात की जा रही है कि इसके माध्यम से मित्रों हमने जो एक समानता का संदेश दिया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि समानता का मित्रों हमने मिड डे मील योजना के माध्यम से संदेश दिया। कैसे कि मिड डे मील जब इसमें स्कूल में जब लोगों को यानी बच्चों को जब भोजन कराया जाता है तो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी समाज का हो या किसी भी जाति का हो, सभी एक लाइन में बैठ करके उसमें भोजन खाते हैं। तो उसके माध्यम से यहाँ पे एक समानता का संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। स्कूलों में बच्चों को हम दोपहर का भोजन देते हैं। ये योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। यानी मित्रों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, कौन सा, कि अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले इस योजना को किसने लागू किया, किस स्टेट ने लागू किया, तमिलनाडु ने इसको लागू किया था। और जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वर्डिक्ट दिया और उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कर दी क्या कि भैया ये जो योजना है एक मील का पत्थर साबित होगी, किसमें, भुखमरी को समाप्त करने में भी, यानी SDG 2 को भी समाप्त करेगी, साथ ही साथ समाज में एक समानता का संदेश देगी। ठीक है, साथ ही साथ मूल अधिकार जो बच्चों को मिला हुआ है समानता का, वो ये मूल अधिकार इससे पूरा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है, समानता का अवसर सभी को यहाँ पे मिलने वाला है। आगे देखो नेक्स्ट की हम चर्चा करें तो आगे देखो क्या कहता है। उदाहरण के लिए आगे कह रहा है कि इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लिया, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। शिक्षक बताते हैं पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएँ जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर बच्चों को भोजन को खाना खाने खिलाने घर आने पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। यानी मित्रों वही जो मैंने आपकी बात की कि मिड डे मील योजना से बहुत हमारे को लाभ हुए। एक तो SDG हमारा बड़ा, SDG को हम प्राप्त करने के अगर से समाज में समानता का संदेश पहुंचा। ठीक है, बच्चों में कुपोषण का जो स्तर बढ़ रहा था वो कम हुआ है। साथ ही साथ जो नामांकन है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों का, वो बढ़ा। ठीक है, ड्रॉप आउट रेट मित्रों जो कम हुई है। साथ ही साथ बच्चे खाना खाने जब घर जाते थे वापस नहीं आते थे, तो ये भी जो है अब बंद हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो मित्रों यहाँ पे क्या बात की जा रही है। आगे कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूलों में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। इसकी बात तो मित्रों मैंने पहले ही आपसे चर्चा कर दी थी कि स्कूलों में जब बच्चे साथ बैठकर भोजन करते हैं तो जाति पाति का भेदभाव वहाँ नहीं रहता। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना से आगे मित्रों हम चर्चा करें तो कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए अब इस कारण को जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता प्रदान की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यानी मित्रों ये कहने जा रहे हैं कि बच्चे जो है पहले मिड डे मील योजना जब नहीं थी तो बच्चे खाली पेट आते थे स्कूल, पढ़ाई में वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, और अब जो है इस योजना के माध्यम से जो है बच्चों की भूख मिटने में भी सहायता प्रदान हमारे को हुई है। कह रहा है यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन योजना ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। यानी मित्रों वहीं फिर बात यहाँ पे असमानता की निकल कर आती है क्या, कि बेसिक हमने जो है मिड डे मील योजना गवर्नमेंट स्कूलों में चलाई है। ठीक है, समानता का हमने संदेश भी दिया, लेकिन मित्रों जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, जो कॉन्वेंट स्कूलों की हम बात करते हैं बड़े बड़े, तो उन स्कूलों से ये जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी हद तक अलग है। ठीक है, और इसकी अगर हम इस स्तर पर देखें तो यहाँ पे हमारे को असमानता यहाँ पे स्कूलों में नज़र आती है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। कह रहा है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं। ठीक है, आज भी
आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार होता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में देखा जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। यानी मित्रों कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे आज भी ऐसे दलित वर्ग के बहुत से लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं जिनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, भेदभाव होता है। साथ में उनको बैठकर भोजन नहीं करने दिया जाता, अलग से उनको बिठाया जाता है, ठीक है। आगे हम अम्बेडकर जी की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हम चर्चा करें तो इसका मुख्य कारण यह है दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। यानी मित्रों क्या करें कि लोग ये जानते हैं क्या कि भेदभाव करना गलत है, ठीक है, भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी मित्रों वो भेदभाव करते हैं, चाहे महिला के तौर पर करते हैं या समाज में धर्म के नाम पर करते हैं, संप्रदाय के नाम पर करते हैं, जाति के नाम पर करते हैं, ठीक है। और आगे कहता है, आगे क्या करें, आगे कह रहे हैं वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्र समाज में समानता की शपथ करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। यानी मित्रों जो समाज की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रजातंत्र समाज में समानता स्थापित करना एक संघर्ष की बात होती है, ठीक है। और आगे हम चर्चा करें, अम्बेडकर जी का यहाँ संदर्भ दिया जा रहा है, क्या करें, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। क्या करें, आत्मसम्मान को आपने दांव पर लगा दिया और फिर जीवित रहना अशोभनीय है, यानी वो शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। अम्बेडकर जी कह रहे हैं मित्रों यदि आपके पास जो है आपका सम्मान, आपके आत्मसम्मान की कोई रक्षा आप नहीं कर पाते, यानी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो आत्मसम्मान के साथ अगर आपके पास साथ ठेस पहुंचती है तो फिर वो जीवन एक निरर्थक है, वो जीवन जीने के लिए योग्य नहीं है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी शासित व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक शोभनीय और कुछ नहीं है। मित्रों वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, सीधी सी बात है कि व्यक्ति को मरना तो एक दिन है ही, लेकिन अगर व्यक्ति जिए तो आत्मसम्मान के साथ जिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करे, ठीक है। और एक आत्मसम्मान अगर व्यक्ति का होगा तो वो एक शोभा के साथ, यानी एक समाज में अच्छा वह व्यक्ति जीवन जी सकेगा, ठीक है। आगे हम चर्चा करें अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों की हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है शायद आप यह सोचेंगे क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। यानी केवल भारत नहीं है मित्रों जहाँ लोगों के साथ असमानता होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत से देश आज भी ऐसे हैं जहाँ पे काले गोरों पे लेकर के भेद होता है या महिला या पुरुषों के साथ भेद होता है। उदाहरण के लिए यूएसए में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असमान बताते हैं, ठीक है। यानी यूएसए में यहाँ पे बात की जा रही है कि अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो हैं वो उनके पूर्वज गुलाम थे, ठीक है। तो उनके पूर्वज गुलाम थे, इस कारण से उनके साथ आज भी असमानता का व्यवहार हो रहा है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ यूएसए में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उनके साथ समान, यानी और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें सीट से उठकर जाना पड़ता था। यानी मित्रों वही जो मैंने आपको बात की थी ना कि काला और गोरा रंग को देख करके वहाँ पे भेदभाव वहाँ पे किया जा रहा है अफ्रीकी लोगों के साथ, और यूएसए में वो भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम एक स्टोरी की ओर चर्चा करें। क्या करा है आगे, देखो क्या करा है आगे। कह रहा है रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। यानी अफ्रीकी महिला थी, काली महिला थी, और वह जब बस में जा रही थी तो उसने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया।
ठीक है। रोजा पार्क्स ने मित्रों यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। किसके लेकर के? वो समानता को लेकर के, ठीक है। समानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और कह रहा है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के साथ सभी स्कूलों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। यानी मित्रों सिविल राइट मूवमेंट्स आगे फैला और फिर जो है अफ्रीकी बच्चों के लिए जो है स्कूल खोल दिए गए जिनमें केवल अमेरिकी बच्चे ही पढ़ते थे। साथ ही साथ अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल इसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का निजी स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। यानी मित्रों यहाँ पे कह रहे हैं कि गोरे लोग जो हैं या तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, या तो वे पढ़ाते हैं जो हमारी कॉन्वेंट बड़ी बड़ी जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें पढ़ाते हैं, या वे ऐसी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं कि जहाँ पे उन स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है, ठीक है, वो शिक्षा का स्तर बहुत ही हाई लेवल होता है। यानी एक निजी स्कूल जो होती है उस निजी स्कूलों के बराबर वहाँ पे शिक्षा का स्तर होता है। ठीक है मित्रों, तो आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें। देखो क्या कह रहा है आर्टिकल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश की बात की जा रही है और 15 की मैंने आपसे चर्चा भी कर दी थी पहले ही कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कहाँ पे नहीं कर सकते? दुकानों पे, ठीक है, भोजनालयों में, होटलों में, ठीक है, कहाँ यदि आप पानी भरने जा रहे हैं, तालाबों में, स्नान घाटों में, ठीक है। तो इसकी मैंने आपसे चर्चा कर दी थी। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र की चुनौती की बात कर रहे हैं। क्या करा है? किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सभी व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार करते हैं या नहीं। मित्रों हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी के साथ समानता का अगर किसी के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, तो लोग इसको स्वीकार करते हैं क्या समाज में? ठीक है, तो इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और मित्रों ये जो है आज हमारा ये लेसन क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है, पहला समानता के जो लेसन है, ठीक है, वो मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको आज डिटेल से डिस्कशन किया। ठीक है, साथ ही मित्रों जो एफआर का जो चैप्टर है जरूर से आप मित्रों उस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, जरूर से आप उस लेक्चर को आपको देखना चाहिए। ठीक है, सारे मूल अधिकार आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपका एक जो ओवरव्यू जो बनता है वो आपका बन जाएगा। जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों अगर जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मित्रों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में आपको शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम फ्रेंड्स मिलेंगे अगले लेसन में। ठीक है, अगला जो लेसन हमारा होगा उसमें हम नेक्स्ट लेसन में अलग अध्याय की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप रखते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।